नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर सुजान नेगी आपका स्वागत करता हूं एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मित्रों, आज मैं पुनः हाजिर हूं लेक्चरर एग्जाम से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और उस टॉपिक के बारे में मैं आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर प्री एग्जाम इज कंसर्न एंड योर मेन एग्जाम इज कंसर्न। और आप लोग अधिकतर लोग इस टॉपिक से वाकिफ होंगे। एंड द नेम फॉर टुडेज टॉपिक इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या है, इसके क्या रोल हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या कंट्रीब्यूशन है, आज हम उस सब के बारे में ब्रीफली जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है। दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एक चीज का आप जरूर ध्यान रखें, जब भी आप पढ़ते हैं, पठन पाठन करते हैं, तो चीजों को बहुत माइन्यूटली देखिएगा। जैसे एनसीईआरटी का ये लोगो है, इस पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जामिनर के द्वारा कि भाई ये तीन हंस, क्या जो तीन हंस आपस में गुथे हुए हैं, इसका क्या अर्थ है, या ये जो ये दिया हुआ है संस्कृत का वाक्य, इसका क्या अर्थ है, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मैं बता दूं आपको, ये जो तीन हंस आपस में गुथे हुए हैं, एक दूसरे से गले मिले हुए हैं, इनका अर्थ एनसीईआरटी के सापेक्ष ये है रिसर्च, उसके अलावा ट्रेनिंग, और तीसरा है एक्सटेंशन, यानी अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रसार। पहले अनुसंधान करना, ट्रेनिंग देना, और जो कुछ अनुसंधान और ट्रेनिंग के द्वारा हमने हासिल किया उसे अपने विद्यालयों में शिक्षार्थियों के बीच प्रसारित या प्रचारित कर देना। ठीक है, और इसका जो ये संस्कृत वाक्य है विद्या मृत मश्नुते, इसका अर्थ है विद्या शाश्वत जीवन के लिए, या विद्या वो जो हमें अमृतत्व प्रदान करे। तो ये छोटी छोटी चीजें, प्लीज उन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर वहां से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी क्या है ये जानते हैं कि एनसीईआरटी बेसिकली एक कौन सी बॉडी है, कब स्थापित हुई, वो जानते हैं। तो एनसीईआरटी एक ऑटोनॉमस स्वायत्त संगठन है जो भारत सरकार द्वारा 1961 में, ध्यान वर्ष याद रखिएगा, एक ऑटोनॉमस स्वायत्त संस्थान है जो भारत सरकार द्वारा 1961 में स्थापित की गई। क्यों स्थापित की गई? ताकि वो असिस्ट और एडवाइस कर सके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को किन मुद्दों पर, एकेडमिक मैटर्स जो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो एनसीईआरटी एक स्वायत्त संगठन 1961 में केंद्र सरकार ने स्थापित किया ताकि ये असिस्ट कर पाए, एडवाइस कर पाए केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को किन मैटर्स पर, एकेडमिक मैटर जो विद्यालयी शिक्षा से संबंधित हो। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि क्वालिटी एजुकेशन को इंडिया में प्रचारित और प्रसारित करना। किसके द्वारा? रिसर्च के द्वारा, है ना, एजुकेशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा के, करिकुला को डेवलप करके, और टीचिंग मेथडोलॉजीज के बारे में रिसर्च और ट्रेनिंग के द्वारा उस सारे जो मोटिव, जहां ऊपर डेफिनेशन में मोटिव है, उसको अचीव करना। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया पाए जाते हैं। ठीक है, देन फंक्शंस देखें कि क्या क्या इसके फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन जो एनसीईआरटी का है वो डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम। तो किसका करिकुलम ये डेवलप करती है? बेसिकली स्कूल्स से रिलेटेड है एनसीईआरटी। तो स्कूल्स के जो ग्रेड 1 से 12, 1 से लेकर 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं, उनके होलिस्टिक एजुकेशन के लिए करिकुलम को डिजाइन करता है एनसीईआरटी। ठीक है, दूसरा काम टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन का है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी पब्लिश करता है कक्षा 1 से लेकर 12 तक की पुस्तकों को अपने करिकुलम पे बेस्ड, जो कि उसने ऊपर डेवलप किया है, उस करिकुलम पे बेस्ड पुस्तकें कक्षा 1 से 12वीं तक ये पब्लिश करता है। ठीक है,
इसके अलावा और क्या करता है, एजुकेशनल रिसर्च कंडक्ट करता है। एजुकेशन रिसर्च इसलिए ताकि इंप्रूव की जा सके एजुकेशन की गुणवत्ता को। एनसीईआरटी सिलेबस चलाने वाले जितने, एनसीईआरटी से की बुक्स को चलाने वाले जितने भी विद्यालय हैं, उनमें जो कुछ आप शिक्षा दे रहे हैं उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। आप जो टीचिंग प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं उन विद्यालयों में वो इंप्रूव हो सके, लर्निंग आउटकम्स अच्छे मिल पाए और पॉलिसी फॉर्मेशन उन विद्यालयों में बेहतरीन हो पाए। इससे रिलेटेड एजुकेशनल रिसर्च भी करता है एनसीईआरटी। इसके अलावा टीचर्स को ट्रेनिंग देना, है ना, समय समय पर टीचर्स को ट्रेनिंग देना, उनके लिए वर्कशॉप आयोजित करना, ऑनलाइन वर्कशॉप आयोजित करना या वेबिनार्स कराना, सेमिनार्स कराना, ये सब काम भी समय समय पर यूजीसी करता है। किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हो सकता है या एक हॉलिस्टिक भी हो सकते हैं ये ट्रेनिंग, ठीक है। देन इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्यों है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी? सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है इसका, ये एक स्टैंडर्डाइज करिकुलम बनाता है। स्टैंडर्डाइज करिकुलम बनाने से क्या होता है, सारे देश में जब एनसीईआरटी की बुक्स लागू होती है या जहां भी लागू होती है ओवरऑल इंडिया में, जैसे केवीज में, नवोदय में, या कुछ स्टेट्स भी अडॉप्ट करते हैं, जैसे हमारे उत्तराखंड ने एनसीईआरटी बुक्स को अडॉप्ट किया हुआ है सीबीएसई पैटर्न को, तो वहां पर एक यूनिफॉर्मिटी आ सके शिक्षा की गुणवत्ता में, या एक ही तरह की पुस्तकें सभी विद्यालयों में पढ़ाई जाए। तो जब एक ही तरह की पुस्तकें, एक ही रिसर्च बैकग्राउंड से आई हुई पुस्तकें, है ना, एक ही अनुसंधान के द्वारा विकसित की गई पुस्तकें जब विद्यालयों में प्रचारित पढ़ाई जाती हैं, तो उससे क्या आती है, यूनिफॉर्मिटी आती है एजुकेशन सिस्टम में। तो पहला काम एक स्टैंडर्डाइज करिकुलम डेवलप करना है। दूसरा, अफोर्डेबल रिसोर्सेस प्रोवाइड करना। अफोर्डेबल रिसोर्सेस का मतलब ये है कि एनसीईआरटी, आप देखेंगे एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं ये बहुत सस्ती होती है। ज्यादा से ज्यादा कोई, अगर आप पुस्तक देखें तो 60 रुपए की, 70 रुपए की, 100 रुपए की, 120 या इससे ज्यादा नहीं होती है। तो अफोर्डेबल होने से फायदा ये होता है कि जो गरीब तबका है, जो एक्सेस नहीं कर पाता है महंगी पुस्तकों को, वो सरलता से इन पुस्तकों को खरीद सकता है और अपने बच्चों को शिक्षित कर सकता है। दूसरा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि रिसर्च बेस्ड लर्निंग को ये महत्व देता है। जो भी इनकी टेक्स्ट बुक्स हैं या जो भी इनका करिकुला है वो ऐसे ही हवा में नहीं बनता है, उसके पीछे एक बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च की जाती है ना, और उसके लिए उस करिकुला या उन टेक्स्ट बुक को पढ़ाने के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद वो विद्यालयों में इंप्लीमेंट की जाती है। तो रिसर्च बेस्ड लर्निंग पर इनका फोकस बहुत ज्यादा होता है। और चौथा है इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब है एक समग्र शिक्षा, है ना। भारत क्या है, एक विविधताओं का देश है। विविधताएं हमारे धर्म में, जाति में और व्यवहार में, पठन पाठन की क्षमता में। जैसे कि हर विद्यार्थी की क्षमता अलग अलग होती है, वो अलग अलग बैकग्राउंड से आता है। तो सिलेबस या करिकुलम कुछ इस तरह का बनाया जाता है कि ये कैटर कर पाए सबको समाहित करके एक साथ आगे ले जा सके। तो दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। ये समग्र शिक्षा को बढ़ावा देता है। तो ये चार क्या है इसके बेसिक इंपॉर्टेंस है किसकी, एनसीईआरटी, ठीक है जी। रोल क्या है एनसीईआरटी का एजुकेशन रिफॉर्म्स में? एजुकेशन रिफॉर्म्स के लिए क्या काम करता है? सबसे पहले तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि एनसीईआरटी ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया, और ये जो फ्रेमवर्क इसका एनसीएफ है, ये गाइड करता है हमारे एजुकेशन सिस्टम को कि वो मोर स्टूडेंट ओरिएंटेड शिक्षा को बढ़ावा दे, मोर स्किल बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा दे। तो एनसीएफ क्या देता है? एनसीएफ जो एक सब्सिडरी कह सकते हैं, एक फ्रेमवर्क जो एनसीईआरटी ने बनाया है, वो बेसिकली क्या प्रमोट करता है? वो प्रमोट करता है स्टूडेंट, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा और स्किल बेस्ड एजुकेशन को। तो यहां थोड़ा सा एक रिफॉर्म लाने की कोशिश एनसीईआरटी कर रहा है। दूसरा, एनईपी 2020 जो आया है,
उसमें भी एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण रोल रहा है। जो कस्तूरी रंगन साहब के नेतृत्व में जो एनईपी 2020 हमारा फॉर्मुलेट हुआ है, जो लागू भी हो चुका है, तो इसको फॉलो करते हुए या इसमें सबसे पहले तो इसमें एनसीईआरटी के भी सदस्य रहे हैं, उनकी भी राय वगैरह ली गई है। तो बेसिकली एनसीईआरटी का अब जो एम्फोसिस है वो मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग, फ्लेक्सिबिलिटी पर और वोकेशनल एजुकेशन पर अब हो गया है, जो हम आगे और आपको बताएंगे कि क्या कैसे ये अपने एजुकेशन को मल्टीलिंग्विस्टिक, मल्टीडिसिप्लिनरी, फ्लेक्सिबल और वोकेशनल बनाने का प्रयत्न एनसीईआरटी फ्यूचर में कर रहा है और कई जगह तो ये लागू भी हो गया। ठीक है, और एजुकेशनल इक्विटी को मेंटेन करता है। जैसे मैंने कहा आपको इससे पहले वाली स्लाइड में कि एनसीईआरटी इस बात का ध्यान रखता है अपने देश की कल्चरल डाइवर्सिटी का, विविध धर्मों का, रिलीजन्स का, जातियों का, संप्रदायों का, विविध बैकग्राउंड से आए विद्यार्थियों का पूरा ध्यान रखता है और अपनी पाठ्य पुस्तकों को, अपने करिकुलम को इस तरह डिजाइन करता है कि वो एक कल्चरल सेंसिटिव हो, किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष को उस पाठ्य पुस्तक से या उस करिकुला से कोई भी दिक्कत पेश ना आए, वो अपने को या टारगेटेड महसूस ना करे। ठीक है, तो कल्चरली सेंसिटिव बनाता है और ऐसा बनाता है कि सबको ऐसा लगे कि उनको इंक्लूड किया गया। यानी अगर मान लीजिए कहानियां हैं, हिंदी की कोई पुस्तक है, उसमें कहानियां हैं, नाटक हैं, कथाएं वगैरह हैं, तो वो हर रिलीजन से कथाएं, कहानियां, मॉरल स्टोरीज वगैरह रखी जाती हैं ताकि कोई भी अपने को अलग थलग महसूस ना करे। तो दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिविटी। तो इंक्लूसिविटी का भी ये ध्यान रखता है। तो ये कुछ बेसिक रोल्स एजुकेशन रिफॉर्म्स में एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, टीचर डेवलपमेंट के लिए क्या काम करता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारा एनसीईआरटी समय समय पर चलाता रहता है, जिसमें न्यू टीचिंग मेथोडोलॉजीज और नए टेक्नोलॉजिकल टूल्स जो हैं उसके बारे में बताया जाता है। क्या क्या नया एजुकेशन सिस्टम में आ रहा है ना, कैसे विद्यार्थियों को आप इंगेज होके पढ़ा सकते हैं, कैसे आप क्लासरूम मैनेज कर सकते हैं, कैसे आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को और ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को, ब्लेंडेड लर्निंग को, फ्लिप्ड क्लासरूम को, आदि आदि बहुत सारी चीजें। कंप्यूटर के माध्यम से आप कैसे पढ़ा सकते हैं, सैमुलेशन के माध्यम से आप कैसे पढ़ा सकते हैं। अब एआई आ गया है, तो एआई का उपयोग करके आप कैसे शिक्षा में गुणात्मक सुधार लेके आ सकते हैं। तो वो सब ट्रेनिंग टीचरों की समय समय पर की जाती है। तो ऐसा ही एक प्रोग्राम था निष्ठा, जो एनसीईआरटी ने स्टार्ट किया था। फुल फॉर्म है इसका नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो ये जो निष्ठा प्रोग्राम है, ये टीचर्स और स्कूल के प्रिंसिपल्स या एचओडीज इन सबको ट्रेनिंग देता है ताकि वो शिक्षा क्षेत्र में जो कुछ नए बदलाव आ रहे हैं, शिक्षा मैनेजमेंट से रिलेटेड, स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन से रिलेटेड जो कुछ नई नई चीजें शैक्षिक एनवायरनमेंट में हो रही हैं, उनके बारे में उनको बताया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो शिक्षा होती है, या एनसीईआरटी की जो पुस्तकें होती हैं, ये रिसर्च बेस्ड होती हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी सपोर्ट करता है अपने टीचरों को ऐसी टेक्निक्स अपनाने के लिए जो रिसर्च बेस्ड होती है। टीचरों को ऐसी ऐसी टेक्निक्स बताई जाती हैं ट्रेनिंग्स में, वेबिनार्स में, सेमिनार्स में, वर्कशॉप्स में, जो काफी रिसर्च के बाद डेवलप की गई होती है। तो टीचरों को रिसर्च, एजुकेशन रिसर्च का सपोर्ट भी एनसीईआरटी देता है। इसके अलावा टीचिंग रिसोर्सेज में टीचर्स को सपोर्ट करता है, उनको सप्लीमेंट्री टीचिंग मटेरियल, एक्स्ट्रा टीचिंग मटेरियल एड्स प्रोवाइड करता है, डिजिटल रिसोर्सेज है ना प्रोवाइड करता है, लेसन प्लान्स कैसे बनाए जाएं, उसके अलग अलग फॉर्मेट्स कौन से हैं, किस विषय के लिए लेसन प्लान का कौन सा फॉर्मेट सुटेबल रहेगा, आदि आदि एनसीईआरटी के द्वारा बताया जाता है। और कभी कभी एक्टिविटी किट्स भी टीचरों को उपलब्ध कराई जाती है, टूल्स वगैरह उपलब्ध कराए जाते हैं जिससे उन्हें पढ़ाने में सरलता हो और वो छात्र केंद्रित शिक्षा को प्रोत्साहित कर सके। इसके अलावा वो पार्टनरशिप करते हैं विभिन्न प्लेटफॉर्म्स
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे दीक्षा प्लेटफॉर्म है, आदि आदि, उसके साथ भी पार्टनरशिप की जाती है ताकि हमारे विद्यार्थी, हमारे शिक्षकगण इस प्लेटफॉर्म का उपयोग विभिन्न एजुकेशनल रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए कर पाए। ठीक है, इसके अलावा एनसीईआरटी डिजिटल रिसोर्सेज भी टीचरों को प्रोवाइड करता है, जैसे मैंने ऊपर बताया, जैसे वीडियो लेसन हो गए या लेसन प्लान जैसे ऊपर बताया, और ताकि टीचरों की जो क्वालिटी है, पढ़ाने की जो क्वालिटी है वो एनहांस हो सके, उसमें बढ़ोतरी हो पाए। तो ये सब कुछ है टीचर डेवलपमेंट के लिए भी ये काम करता है। जैसे मैंने शुरू में बताया ना कि 3 हंस आपस में जुड़े हैं, अनुसंधान, सबसे पहले अनुसंधान, फिर ट्रेनिंग और उसका प्रसार, रिसर्च, ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन। ठीक है, वो बेसिकली ये टीचर एजुकेशन भी उसमें इंक्लूड हो जाता है, ट्रेनिंग वाला। ठीक है, डिजिटल एजुकेशन, जैसे कि दुनिया अब डिजिटल होती जा रही है, अब एनसीईआरटी का रोल इस डिजिटल एजुकेशन में क्या है? सबसे पहले तो ई पाठशाला से आप सब लोग वाकिफ हैं। एनसीईआरटी ने ई पाठशाला ऐप को लॉन्च किया है ना। इसकी अपनी वेबसाइट है ई पाठशाला की, जहां पर फ्री ऑफ चार्ज यू कैन एक्सेस ऑल द टीचिंग रिसोर्सेज। कोई भी दुनिया में कहीं से भी ई पाठशाला को एक्सेस कर सकता है, केवल भारत ही नहीं, दुनिया में कहीं का भी विद्यार्थी, शिक्षार्थी इसे एक्सेस कर सकता है और अच्छा टीचिंग कंटेंट इस पर अवेलेबल है। जैसा पहले मैंने बता चुका हूं आपको, दीक्षा प्लेटफॉर्म ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसका अपना चैनल भी है, ऐप भी है, वेबसाइट भी है, जिसको आप एक्सेस करके वहां भी वीडियो लेसन्स, टीचिंग कंटेंट वगैरह देख सकते हैं। एंड दे आर अगेन free for all. Anybody who wants to learn from Diksha or e-पाठशाला can access education content over there. ठीक है जी। इसके अलावा एनसीईआरटी प्रमोट करता है वर्चुअल लैब और सैमुलेशंस को, है ना। वर्चुअल लैब ये डिजिटल लर्निंग का एक माध्यम है, इसके द्वारा ऑनलाइन हम एक सिमुलेशन के द्वारा बच्चों को एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं, या सैमुलेशन के द्वारा, या गेम्स जैसे होता है ना, गेम के अंदर जाके आपको चीजें दिखती हैं, तो जैसे सैमुलेशन के द्वारा आपको हिस्ट्री में के किसी पीरियड में ले गए, सैमुलेशन के द्वारा आपको ब्रह्मांड की सैर करा दी, अपने सोलर सिस्टम की सैर करा दी, आपको ऐसे दिखा दिया कि आप पृथ्वी के बाहर हो और बाहर से पृथ्वी कैसी नजर आती है, लाइक दैट। वो बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी लेके आ रहा है, जिसके द्वारा शिक्षा और ज्यादा रुचिकर होती जा रही है और विद्यार्थियों को उसमें आनंद आता है और वो सरलता से चीजों को सीख पाते हैं। ठीक है, और इससे शिक्षा इंटरैक्टिव हो जाती है और बच्चे, जैसे मैंने कहा, शिक्षा में रुचि जागृत करने लग जाते हैं। कठिन से कठिन विषय भी उन्हें आसान है। फ्यूचर में क्या है? सबसे पहले फ्यूचर एजुकेशन के लिए आगे भविष्य में एनसीईआरटी क्या करने वाला है वो भी जरा देख लें। तो सबसे पहला काम तो जो एनसीईआरटी कर रहा है, दैट इज इंटीग्रेशन विद एनईपी 2020। एनईपी 2020 को एनसीईआरटी लागू करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो एनईपी 2020 फोकस करता है स्किल बेस्ड लर्निंग पर, फ्लेक्सिबिलिटी इन सब्जेक्ट चॉइसेस पर। तो ये सब एनसीईआरटी अब लागू लगभग हर विद्यालय में कर चुका है जहां एनसीईआरटी की बुक्स चलती हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा स्टेप एनसीईआरटी ने लिया है कि एनईपी को फॉलो करते हुए कि अपने छठी कक्षा से ऊपर कोडिंग और प्रोग्रामिंग को एसेंशियल कर दिया है अपने करिकुलम में। यानी छठी कक्षा के ऑनवर्ड बच्चों को कोडिंग, प्रोग्रामिंग, ये सारी चीजें सिखाई जाए ताकि वो डिजिटली और ज्यादा लिटरेट हो पाए, क्योंकि जमाना अब आगे आने वाला जो जमाना है वो एआई का है ना, मशीन लर्निंग का है, डीप लर्निंग का है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। तो बच्चे शुरू से ही छोटी कक्षाओं से इन चीजों से क्या हो जाए, फैमिलियर हो जाए। बाकी फ्यूचर में वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चों को देना, लाइफ स्किल्स उनको सिखाना, यानी 21st सेंचुरी की जो चैलेंजेस हैं, 21st सेंचुरी के जो स्किल्स हैं, जो वो बच्चों को सिखाना, एक जो एनईपी 2020 के सापेक्ष चलते हुए एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है। और दीज स्किल्स आर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, उनको बताना कि जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें कैसे हमें
एनहांस करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे उनको रिजॉल्व करना है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, कैसे हमें क्रिटिकली थिंक करना है, डिजिटल लिटरेसी पे कैसे फोकस करना है, आदि आदि। तो वोकेशनल ट्रेनिंग और लाइफ स्किल्स को बच्चों में देना है एनईपी 2020 के सापेक्ष। और एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना में तो बहुत ज्यादा इसका जोर है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एआई, कोडिंग, जैसे मैंने ऊपर बताया 6ठी कक्षा से ऊपर विद्यार्थियों को सिखाने का प्रयत्न किया जा रहा है, ताकि वो डिजिटल युग जो आ गया है हमारे सामने उसका सामना सशक्त होकर कर पाए। ठीक है, तो फाइनली डियर फ्रेंड्स, व्हाट कंक्लूजन वी गॉट हियर और व्हाट समरी वी could give of this specific lecture is that एनसीईआरटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, कैसे करिकुलम डेवलप करके, है ना, रिसर्च करिकुलम डेवलप करने से पहले रिसर्च करके, टेक्स्ट बुक पब्लिश करके, टीचर्स को ट्रेन करके, और अगेन वही एजुकेशन पे रिसर्च करके। ठीक है, मेजर टेक अवेज क्या है इस पीपीटी के, कि जब हमारा ये देश ट्रांजिशन कर रहा है न्यू एजुकेशनल पैराडाइम में अंडर एनईपी 2020, यानी हमने जब एनईपी 2020 लागू कर दिया है, तो अब यहां पर एनसीईआरटी एक की प्लेयर है और ये अपने एफर्ट्स डाल रहा है पूरे करने में, मॉडर्नाइज करने में, और उसको सबके लिए इंक्लूसिव बनाने में। तो कहीं ना कहीं एनईपी 2020 को लागू करने में हमारा एनसीईआरटी एक अहम रोल अदा करने वाला है और उसके लिए वो प्रतिबद्ध है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेटिव लेक्चर जो एनसीईआरटी के बारे में मैंने आपको दिया। एंड माइंड वन थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट concept I would say, or topic I would say, which may be included as MCQs or descriptive question in your main examination, and they may ask lot of questions from this NCERT, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में NCERT की बुक्स लागू हैं, तो NCERT से प्रश्न बनना लाजमी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है आप लोग इन सभी चीजों को, जो भी लेक्चर में बीच बीच में आपको दे रहा हूं, इनको और डिटेल में पढ़ने के लिए, और स्टडी मटेरियल हमसे लेने के लिए, और एमसीक्यूज अटेंड लेने के लिए, या टेस्ट सीरीज अटेंड करने के लिए संस्थान में जल्दी से जल्दी प्रवेश लेंगे, ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से संचालित हो पाए। रजिस्ट्रेशन के लिए आप नीचे दिए हुए नंबरों पर बात करें और जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं। कक्षाएं पूरी स्मूथली ऑन हो चुकी हैं, चल रही हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।